हेलो, वेलकम बैक क्लास 9th। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्सेस के बारे में हल्का फुल्का आइडिया हमें ऑलरेडी है, बट समझ लेते हैं एक बार कि फोर्स होता क्या है। तो जनरली हम कहते हैं फोर्स इज अ पुल और पुश। तो पुश और पुल के अलावा कोई भी एक्शन जिसकी वजह से या तो बॉडी का मोशन चेंज होता है या उसका शेप चेंज होता है, उसे फोर्स कहा जाता है। बट इतने में ही हमारे फोर्स की डेफिनेशन लिमिटेड नहीं होती है। कई बार बैलेंस्ड अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से अलग अलग चेंजेस हमें इसमें देखने में मिलते हैं। बट हमें समझने की ज़रूरत यह है कि एक इम्पेंडिंग या तो मोशन में चेंज होगा या शेप में चेंज होगा, या मोशन में चेंज आने ही वाला होगा उसकी वजह से, या शेप में चेंज आने ही वाला होगा, उसी को फोर्स कहा जाता है। तो एक फोर्स की वजह से हो क्या क्या सकता है? कुछ अलग अलग चेंजेस एक फोर्स किसी भी बॉडी में ला सकता है। या तो एक रुकी हुई बॉडी को मोशन में ला सकता है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है, या फिर एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है। नेचर में एग्जिस्टिंग कई प्रकार के फोर्सेस होते हैं, जिनमें एक आदि हमने एक्सपीरियंस करे भी हैं। शायद उनके बारे में बहुत डिटेल में सोचा नहीं है, बट हम जानते हैं उनके बारे में सभी कुछ है। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो ग्रेविटी, जनरली हम मान के चलते हैं कि अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स का छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता है, बट एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट जिस पे मास है उस पर एक पुलिंग फोर्स लगाती है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स के पास मास है, वो हर मास वाले दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। इसका मतलब है कि ये एक मार्कर इस डस्टर को भी अपनी तरफ खींच रहा है थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी वीक फोर्स होता है। इस वजह से इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से हमें इनके बीच में कोई मोशन देखने को नहीं मिलता है। और कई बार ये फोर्स जो है कैंसिल आउट भी हो रहा होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मार्कर और इसके बीच में जो फोर्स है वो हो सकता है आसपास में जो ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उनके साथ फोर्स की वजह से कैंसिल आउट हो रहा हो, इसलिए भी इनके बीच का मोशन हमें, या इनके बीच में कोई चेंज हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे रीजन क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कई सारी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं। कई बार कहा जाता है कि ग्रेविटॉन्स नाम के पार्टिकल्स किसी भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास होता है उसमें से निकलते हैं, और ये कुछ इस तरीके से बाकी ग्रेविटॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कई बार माना जाता है कि स्पेस और टाइम एक प्लेन की तरह एक्ट करते हैं, और जब भी इसमें एक मास रखा होता है तो इस शीट को वो बेंड कर देता है, इस शीट को कर्व कर देता है, और इस कर्व की वजह से जो भी उसके आसपास की चीज़ें होती हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। अगर आपने एक चादर फैलाई हो और उसके बीच में एक हैवी मास रख दें, तो आप जो भी चीज़ें चादर में डालोगे वो सारी चीज़ें उस हैवी सेंटर ऑफ मास की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। तो एक तरीका ये भी है, बट अगर सच देखा जाए तो एक्चुअल रीज़न तो हमें पता ही नहीं है। तो हम सिर्फ अलग अलग थ्योरीज को एनालाइज करते हैं। हम देखते हैं कि क्या ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है, क्या ये हर सिचुएशन के लिए ट्रू है या नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने नोटिस करा होगा, आप ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने करा होगा, एक कोम को आप अपने बालों में घिसते हो और फिर छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं। कॉटन के इस क्लॉथ में प्लास्टिक पाइप को रब करने पे प्लास्टिक के पाइप में चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब ये चार्ज पाइप न्यूट्रल पीसेस ऑफ पेपर के पास जाता है, तो इन पीसेस ऑफ पेपर में जो ऑपोजिट चार्ज है वो इस पाइप की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और ये ऑपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स उन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, और इसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इसके पीछे ये पेपर्स के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के पीछे रीजन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगता है। हमें पता है कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में, यानी कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। वही सिमिलर चार्जेस यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन के बीच में रिपेलिंग फोर्स होता है। ये एक दूसरे को दूर भेजते हैं अपने आप से। इसके बाद आपने नोटिस करा होगा मैग्नेट्स आपस में या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। सेम पोल्स रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं।
इसे कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। बाकी फिजिकल फोर्सेस बहुत सारे होते हैं, मस्कुलर फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है और भी बहुत सारे, एंड धीरे धीरे हम इन सबको समझेंगे। बट उससे पहले कुछ इनके एप्लीकेशन समझ लेते हैं। तो जब भी मैं कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकता हूँ वो वापस से अर्थ की तरफ गिरने लगती है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जब मैं साइकिल चलाता हूँ और पेडल मारना छोड़ देता हूँ तो साइकिल अपने आप ही कुछ टाइम बाद रुक जाती है। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, प्लास्टिक रूलर जब पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसके पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। वहीं दो मैग्नेट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल मैग्नेटिक फोर्स होता है। कई बार आप नोटिस करोगे कि आप वॉल पे फोर्स लगाते हो और हमने कहा है कि फोर्स या तो मोशन को चेंज करता है या फिर शेप को चेंज करता है। बट इस केस में वॉल को पुश करने के केस में कुछ भी नहीं होता है, ना तो उसका मोशन का स्टेट चेंज होता है ना ही उसके शेप में कोई चेंज आता है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्स यानी कि लेट्स से मैं यहाँ से पुश करता हूँ और यहाँ से भी पुश करता हूँ, अगर मैं बराबर फोर्स से दोनों तरफ से पुश करता हूँ तो ये मार्कर अपनी जगह पे ही रहता है। सिमिलरली जब हम वॉल को पुश करते हैं तो हमारे फोर्स के ऑपोजिट एक फोर्स लगता है। जहाँ पे भी वॉल को जिस पॉइंट पे भी सपोर्ट मिल रहा है, वो ग्राउंड हो सकता है, वो ऊपर टेरेस के उससे हो सकता है, जिस भी पॉइंट से उसे सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है जो हमारे लगाए हुए फोर्स को बैलेंस करता है। इस वजह से वॉल में ना तो शेप में चेंज आता है ना उसके मोशन में चेंज आता है। तो अगर ये बैलेंसिंग फोर्स ना हो तो हम इजीली देखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन में या तो चेंज आएगा या उसके शेप में चेंज आएगा। वहीं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अब आपको ये काफ़ी हद तक खुद ही समझ में आ गया होगा कि अगर इक्वल फोर्सेस नहीं हैं, एक फोर्स किसी एक डायरेक्शन से ज़्यादा है, बाकी सारे फोर्सेस कम हैं, तो एक डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फोर्स होता है। लेटस से यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये फोर्स बराबर है, बट यहाँ से मेरा एक फ्रेंड आता है वो भी सपोर्ट करने लगता है। तो अब हम दो लोगों का फोर्स और इधर से एक का फोर्स, तो हो सकता है ये फोर्स ज़्यादा हो और मार्कर का मोशन इस डायरेक्शन में होने लगे। दिस इज बिकॉज ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अब कई बार आप लोग वीडियोस देखते होंगे, ये लोग क्या दिखाते हैं, एक कार होती है, कार के ऊपर ऐसे एक स्टिक लगा के यहाँ से मैग्नेट लगा देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि मैग्नेट जो है वो आयरन को पुल करता है तो ये एक परपेचुअल मोशन मशीन बन गई है। मतलब मैग्नेट कार को अट्रैक्ट करेगा, कार आगे जाएगी, फिर उसकी वजह से मैग्नेट भी आगे बढ़ेगा और फिर उसकी वजह से कार को फिर और अट्रैक्ट करेगा और ऐसे करते करते ये मैग्नेट की हेल्प से वो कार हमेशा के लिए चलती रहेगी। बट हमें समझने की ये ज़रूरत है कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के तरीके हो सकते हैं। रिमोट से कंट्रोल्ड एक कार दिखाई जाती है, एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से कभी भी मोशन नहीं आता है। आप कार के अंदर बैठे बैठे कितना भी धक्का कार को लगाओ, कार मूव नहीं करेगी। उसके लिए आपको कार को बाहर से पुश करना पड़ता है। तो ये जो पूरा सिस्टम बनता है मैग्नेट्स का, ये एक इंटरनल सिस्टम है। एक्सटर्नली इसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई मोशन भी देखने को नहीं मिलेगा।